आप लोगों ने अपना बुक सॉल्व किया था? एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, आप लोगों ने बुक सॉल्व किया था अपना? किसी को कोई दिक्कत आई थी? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम डेट स्टार्ट हो गया, एग्जाम डेट रिलीज हो गया है 17 अक्टूबर को। अब फिनिश कब हो रहा है, कोई बताएगा कब फिनिश हो रहा है? कोई बताएगा आप लोग का एग्जाम कब फिनिश हो रहा है? आप लोग का एग्जाम फिनिश कब हो रहा है, कोई बताएगा? 27? ओके, 27 यानी कि 3 नवंबर को फिनिश हो रहा है, 3 नवंबर को फिनिश, ठीक है। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर मैं रिवीजन करा चुका हूँ, ऐसे ही आप लोग का सेकंड चैप्टर रिवीजन कराऊंगा, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम एटॉमिक जानेंगे कि एटॉमिक क्या होता है, यानी एटम क्या होता है। तो बच्चों आओ हम देखते हैं एटम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एटम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गोला बनाया। गोला क्या है, उससे अच्छा देखो, उससे अच्छा सबसे पहले देखो, हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, कुछ इतना ही बड़ा, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर यूनिवर्स में आता है हमारा एक गैलेक्सी, कुछ बहुत सारे गैलेक्सी, उसमें हमारा गैलेक्सी आता है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी में हमारा आता है एक सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम आता है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सूर्य भगवान होते हैं, यहाँ पे सूर्य भगवान होते हैं, और सबसे चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ ऐसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ऐसे। इसी में हमारा एक प्लेनेट अर्थ भी होगा, इसी में हमारा एक प्लेनेट अर्थ भी होगा, कहीं ना कहीं हमारा अर्थ भी होगा, ऐसे अर्थ भी होगा। और इसी अर्थ में प्यारा सा एक भारत होगा, प्यारा सा भारत होगा, भारत में भी एक छोटा सा दिल्ली होगा, और उस दिल्ली के किसी कोने में तुम लोग बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी दिल्ली के किसी कोने में आप लोग बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। ठीक है, इसी दिल्ली के किसी कोने में आप लोग बैठ के पढ़ रहे होगे, तो मैं बात कर रहा हूँ जल्दी एटम के बारे में। तो आप समझिए, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, और मैं बात करूँ ये गोल्ड की, समझो मैं इतना बड़ा गोल्ड ले लिया, इतना बड़ा गोल्ड ले लिया, और इस पे मैंने हैमर से तोड़ना स्टार्ट किया, इसको इतना तोड़ा, गोल्ड को इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बदल गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बदल गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बदल गया। और मैंने क्या किया, इसके एक छोटे से टुकड़े को उठाया, इसके एक छोटे से टुकड़े को उठाया, और ये टुकड़ा यह रहा छोटा सा। अब फिर मैंने इस पे हैमर चलाया, यानी फिर इसको तोड़ने की कोशिश की, तो पता चला कि ये टूटा ही नहीं, इसको इतना तोड़ दिया गया है कि ये टूटा ही नहीं, फिर दोबारा टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। तो इसी छोटे से जो पार्ट है, उसी को हमने बोल दिया एटम। यही छोटा सा पार्ट है एटम, यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको फिर से डिवाइड हम नहीं कर सकते। समझ गए सभी को? सभी कोई मेरी बात को समझ गया एटम किसको बोलते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, सभी कोई समझ गया एटम किसको बोलते हैं, जिसको फर्दर ना डिवाइड किया जा सके, जिसको फर्दर ना डिवाइड, इसको इतना ज्यादा तोड़ दिया हो ना कि फिर से टूट ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता, इसी को हमने एटम बोल दिया, इसी को हमने एटम बोल दिया, ठीक है। अब देखो, बाद में पता चला, बाद में पता चला, हम लोग देखो, हम लोग चैप्टर का क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसी जो एटम है ना, इसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दिखने में कैसा होता है, इसमें होता क्या क्या है, ये बना कैसे कैसे। तो आओ बच्चों, आओ हम लोग देखते हैं कि ये एटम बनता कैसे है। समझो, समझो ये जो छोटा सा एटम था ना, इसी को हम बड़ा जूम करके देख रहे हैं, जूम करके, तो कुछ ऐसे दिखता है एटम, ये कुछ ऐसे दिखता है जूम करने के बाद, जूम करने के बाद कुछ ऐसे दिखता है। आप लोग सभी को स्कूल में पढ़ चुका होगा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, मुझे ये उम्मीद है। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। ये हमारा एटम का जब जूम किया तो एटम कुछ ऐसे देखा, बीच में पता चला पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ इसके। ये जो गोला बनाया है, ये जो सर्किल बनाया है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब देखो, अब पता चला जो ये एटम था ना, एटम, कोई बताएगा ये एटम किससे किससे मिलकर बनाया? आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम जो सब है, एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ये
स्कूल में थोड़ा ही समझाया गया। देखो ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना था। कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? आओ मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन आओ की मैं बताता हूँ, थॉमसन ने। कभी नहीं भूलेगा आप लोग को। आप लोग बस इतना याद कर लो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, कभी नहीं भूलेगा। ये मैं गलत लिख दिया, ईंट पर नाच, ये कभी नहीं भूलेगा आप लोग को, ईंट पर नाच। सर आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सबको? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, देखो 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 देखो, ये कभी नहीं भूलेगा, ये आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। ई मतलब क्या हुआ? ई मतलब यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और टी मीन्स क्या हुआ? थॉमसन। थॉमसन इंग्लिश को में लिखते हैं थॉमसन। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन और टी मीन्स थॉमसन, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे वो थॉमसन ने किए थे, थॉमसन ने किए थे। आप लोग को पता चल गया। प मीन्स क्या हुआ? प मीन्स हुआ प्रोटॉन, प्रोटॉन। रदरफोर्ड। और र मीन्स क्या हुआ? रदरफोर्ड, 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 ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नो मीन्स क्या हुआ? नो मीन्स क्या हुआ? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। चो मीन्स क्या हुआ? चो मीन्स चैडविक, चैडविक। आप लोग को पता चल गया। कभी भूलेगा ये लाइफ में? कभी भी भूलेगा लाइफ में? ये कभी नहीं भूलेगा। बस आप लोग को बस एक बार थोड़ा सा याद करना, ईंट पर नाच, ये कभी नहीं भूलेगा आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। काफी अच्छे से बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। फिर से मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, कुछ और बताता हूँ। अब फिर से मैं वही बनाता हूँ एटम, फिर से मैं एटम बनाता हूँ। एटम, एटम मैंने कुछ ऐसे बना लिया, एटम मैंने कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है, कुछ ऐसे बना लिया। अब क्या होता है बीच में? क्या होता है बीच में? होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, जैसे सोलर सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पढ़ लिया ना, उसकी मानो केमिस्ट्री में कल्याण होगा, वो केमिस्ट्री में राजा बन गया। मतलब हर एक चीज आता है। इलेक्ट्रॉन ही है जो कि पूरे केमिस्ट्री को फंसा के रखा हुआ है, हर एक चीज इतना मिस्ट्री बना के रखा हुआ है। मतलब ये मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये इलेक्ट्रॉन ही है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे हम इससे मिल सकते हैं। अगर मानो जैसे आदित्य ने बोला था, आदित्य तोमर, स्कूल में थोड़ा समझाया गया है। अगर मानो मुझे आदित्य से मिलना है, आदित्य से मिलना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? कोई बोल देगा कि आदित्य अर्थ पे रहता है, तो मैं कैसे मिल पाऊंगा? नहीं मिल पाऊंगा। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? आदित्य का स्ट्रीट पता होना चाहिए, आदित्य का स्टेट पता होना चाहिए कि वो किसी स्टेट में रहता है। फिर उसके बाद आदित्य का होम पता होना चाहिए। समझो आदित्य पीजी लेके रहता है, दिल्ली में पीजी लेके रहता है। आदित्य का मुझे होम पता होना चाहिए, स्ट्रीट के बाद होम पता होना चाहिए। फिर आदित्य का मुझे क्या पता होना चाहिए? आदित्य का मुझे रूम पता होना चाहिए, यानी होम तो बता ही दिया यार। आदित्य का फिर रूम नंबर पता होना चाहिए, कौन से रूम नंबर में रहता है। यानी समझो मानो कई फ्लोर है, कौन से रूम नंबर में रहता है, कौन से रूम नंबर में रहता है। अब रूम नंबर में होने के बाद फिर उसके बाद पता चल चाहिए बेड नंबर बता दो भाई, बेड नंबर बता दो, ताकि मैं उसके आदित्य के इजेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाऊं, आदित्य के इजेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाऊं। तो मुझे आदित्य के पास पहुंचने के लिए कुछ इतनी जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही कुछ मुझे इलेक्ट्रॉन के पास भी पहुंचने के लिए ना बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि मैं उसके इजेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाऊं। इतना आदित्य के बारे में इतना जानकारी होने के बाद भी पता चला कि आदित्य अपने बेड पे नहीं है। क्या पता यार वो नहाने गया हो, क्या पता क्रिकेट खेलने गया हो। लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ना यहाँ पे, कभी ना कभी तो आएगा ना यहाँ पे। सुबह का भूला शाम में घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, जानते हो ना। कभी ना कभी तो आदित्य आएगा ही यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इतना सब पता होने के बाद भी नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, लेकिन एक बार तो जरूर आएगा वहां पे। तो ये क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे आदित्य के पाए जाने की संभावना बेड पे बहुत ज्यादा है, कभी ना कभी आएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ पे पाने की संभावना बहुत ज्यादा है, कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन तो वहां पे मुलाकात होगी ही। समझ गए अब इलेक्ट्रॉन को मुझे कैसे फाइंड करना है? तो आओ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड करेंगे। आओ आओ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए इसका स्ट्रीट देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए इसका स्ट्रीट देखेंगे।
इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हम केमिस्ट्री की भाषा में उसको n बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन की स्टेट पता करने के लिए सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। फिर हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था होम था, दूसरा हमारा क्या था, होम था। अब होम को हम बोलते हैं एल। एल को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरी बात क्या आई, तीसरी बात हमें आई, हमें इसका क्या बोलते हैं, हम इसका होम पता कर लिए। अब क्या पता करेंगे, अब रूम नंबर पता करेंगे, रूम नंबर पता करेंगे। हम इसका अब क्या करेंगे, रूम नंबर पता करेंगे। तो रूम नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इसमें एम से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर रूम के बाद क्या पता करेंगे, रूम के बाद हम क्या पता करेंगे, इसका बेड पता करेंगे, इसका बेड पता करेंगे, बेड पता करेंगे। और बेड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी इसको ऐसे डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो तो ये चार चीजें पता कर लो तो मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन के हर एक बारे में हम चीज पता कर लेंगे। समझ रहे हो, कितने लोग मेरी बातों से समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कितने लोग मेरी बातों से समझ गए मैं यस क्या सर। बोलना चाहता हूँ, एक Yes, बार sir, हाँ आगे। बोल। सबको समझ आ गया, ठीक है। क्वांटम क्या होता है? क्या, क्वांटम क्या होता है? अभी अभी ये मत जानो, बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्वांटम, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि कभी फिनिश ही नहीं होगा जल्दी। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ना जब रेगुलर क्लासेस बताई जाएंगी, ठीक है, ठीक है। आओ आओ देखते हैं हम पहला देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। चलो बच्चों मैं फिर से एटम बना लेता हूँ, मैं फिर से एटम बना लेता हूँ कुछ ऐसे, एटम मैंने ऐसे कुछ बना लिया, कुछ ऐसे मैंने एटम बना लिया, ठीक है। अब देखो बीच में क्या था, बीच में हमारा था न्यूक्लियस पॉजिटिव। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से दिखाते हैं और ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस पहला जो सेल है उसको 1 बोल दिए, दूसरा सेल है उसको 2 बोल दिए, तीसरा सेल उसको 3 बोल दिए, मानो चौथा सेल होगा उसको 4 बोल दिए, और इसी का मैंने नाम दे दिया KLMN। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, 1, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको, KLMN, कुछ इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब बताओ बच्चों, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें हमें जो ये ऑर्बिट है इसकी साइज बताता है। मानो ये सबसे छोटा है तो इसकी साइज कम है, ये उससे थोड़ा बड़ा है तो इसकी साइज बड़ी है, इससे थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी साइज बड़ी है। यानी कि यह हमें क्या बताता है, यह हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ सेल, यह साइज ऑफ सेल के बारे में बताता है, साइज ऑफ सेल के बारे में बताता है, ये जो सेल है उसकी साइज के बारे में बताता है। ये तो हो गया पहला इंफॉर्मेशन। अब दूसरा इंफॉर्मेशन देख लो, यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है, एनर्जी को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है, समझ गए। यानी कि मानो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूमेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि सबसे नीचे है, इसमें घूमेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी, इसमें घूमेगा तो इसकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी। और वो इस इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी को कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कुछ इस प्रकार निकालते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कुछ इस प्रकार निकालते हैं, एक मिनट को, हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कुछ इस प्रकार निकालते हैं, E = -13.6 Z²/n²। अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे Z और n का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे जो Z का मतलब हुआ वो हुआ एटॉमिक नंबर, यानी कि जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे उसका एटॉमिक नंबर हुआ। समझो मैं कार्बन की बात किया, ये 6 का स्क्वायर होगा,
और n क्या हुआ, जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बात करेगा। समझो अगर पहले ऑर्बिट में हुआ, दूसरे ऑर्बिट में हुआ तो ऐसे लिख देंगे, n की बात कर लेंगे। समझो दूसरे ऑर्बिट में हुआ तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। सर वो सर जेड ये स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? जेड स्क्वायर लिखा हूं मैं, नहीं सर, उसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है यार। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये यूनिट। अभी मत जाना, अभी मैं बस समझा रहा हूँ ऐसे, अभी मैं बस। सर ये वाला पेपर, कौन सा? ये जेड स्क्वायर की 6 स्क्वायर जो लिखा देखो वो देखो, कहाँ से लिखा? अरे ये कुछ मैंने नहीं लिखा, समझो जेड ये फॉर्मूला है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो जेड का मतलब क्या हुआ, जेड का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। अगर मानो मैं कार्बन का कोई एक कार्बन का एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे पहले वाले सेल में है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो इसलिए मैंने 6 ले लिया। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो आप लोग किसी की भी बात कर सकते हैं, तो मैंने 6 ले लिया। अगर मानो कार्बन फर्स्ट वाले सेल में है, यहाँ पे एन की जगह, यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, तो एन की जगह 1 ले लेंगे। समझ गए आप लोग बात को? समझ गए? ओके सर। Yes, sir, सभी आ कोई गया। समझ गया? सभी कोई समझ गया मैं Yes, क्या sir. बोलना चाहता हूँ? अब देखो, ये मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर लिया। अब मैं दूसरा बात करता हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर हाँ बताओ। सर एक बार ये क्वांटम का मीनिंग बता दो, ये बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है। आप लोग जब रेगुलर क्लास में बताऊंगा ना, उसमें आप लोग समझिएगा। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा चैप्टर पढ़ाना है, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ाना है। ये बहुत ही बड़ा है। आप लोग पता है क्वांटम केमिस्ट्री होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है, क्वांटम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री तक बहुत ही बड़ा ये चैप्टर है। आप लोग किसी को एकदम छोटे से sir. करके देखिएगा ना, ये बहुत ही बड़ा है, आप लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे इसको। तो अभी जब रेगुलर क्लासेस होंगी ना, उसमें आप लोग समझिएगा काफी अच्छे से। एजीमुथल क्वांटम। हाँ बताओ। सर रेगुलर क्लासेस में हमारा अगेन फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा या फिर आगे कंटिन्यू करेंगे? मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा या फिर आगे से देखूंगा, आप लोग बताइएगा। आप लोग जैसा बताएंगे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। मेजोरिटी जैसे होगी वैसे मैं करूंगा, ठीक है। अब बात आई, देखो मैं आप लोग को क्या बोलते हैं, ये कोई मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल का नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को जेईई और नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आप लोग जितने भी अच्छे से पढ़े, स्कूल में तो ऐसा होता नहीं है, स्कूल में तो ऐसे होता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जेईई और नीट के लेवल के लिए आपको पढ़ाएंगे, और उस हिसाब से आपको असाइनमेंट देंगे और आपका टेस्ट होगा, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से। सर आई एम इंटरेस्टेड इन क्वांटम फिजिक्स, बहुत ही बढ़िया अंशिका, काफी अच्छा चीज है, काफी अच्छा चीज है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एजीमुथल हम लोग क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। यह क्या बताता है, यह देखो, यह बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल, यह सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल का मतलब क्या, मैंने क्या बोला, पहला स्ट्रीट हो गया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा होम हो गया, यानी कि होम के बारे में बताना, यानी सबसेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन का रहता क्या है, सबसेल के बारे में बताता है, ये आप लोग को हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है ना, या फिर मैं इंग्लिश में ही लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बस समझना है, ठीक है। ये मैं बस रिवीजन कर रहा, सबको समझ आ रही है ना हिंदी टर्मिनोलॉजी, या फिर इंग्लिश में ही करूं? यस सर, ये है एटॉमिक, Yes, sir. Easily समझ में आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग को समझना है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस थोड़ी ना यार, ये स्कूल थोड़ी है, बस आप लोग को बस समझना है, ठीक है। ये सबसेल के बारे में बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, सबसेल के बारे में बताता है। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब देखो क्या होता है, अगर मानो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, मानो यहाँ पे फिर से मैं एटम बना दे रहा हूँ, अगर मानो, देखो आप लोग अब म्यूट कर लीजिए, जिसके भी साइड से डिस्टरबेंस हो रहा है म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले, जिसके भी साइड से भी डिस्टरबेंस हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैंने फिर से यहाँ पे सेल बना लिया यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, एटम बना लिया, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तो पहले सेल को हम लोग n बराबर 1 बोलते हैं, यानी पहले सेल में एक सबसेल होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग 1s, पहले सेल में 1 सबसेल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं 1s, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल से भी छोटा होगा सब सेल?
हाँ वही तो बात है, पहले सेल में एक सब सेल होगा, इसको बोलते हैं 1s। अब बात हुआ दूसरे सेल की बात, दूसरे सेल की बात, दूसरे सेल सब सेल में दूसरे सेल में दो सब सेल होगा, उसको बोलते हैं 1s 2s और 2p, ठीक है। तीसरे सेल में 3 सब सेल होगा, उसको बोलते हैं हम लोग 3s 3p और 3d। ऐसे ही चौथे की बात करें मां, अगर मैं ऐसे ही चौथे की बात करूं तो उसमें होगा 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसे कुछ सबसेल होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ सबसेल होंगे इसमें, समझ गए आप लोग, समझ गए। और इस सबसेल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, क्या होता है? क्या सब मैं क्या बताया, हम लोग इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गली में पहुंचे, फिर होम में पहुंचे तो समझो एक तरीके का होम है, इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने की बात कर रहे हैं, समझ गए यस सर। यार, समझ रहे हो कि नहीं यार आप लोग? सर 2s और 2p का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की अब देखो हम होम की बात कर रहे हैं, हम लोग होम सर्च कर रहे थे, बहुत सारे होम होंगे, ऐसे कुछ 1s होम है, 2s होम है, 2p होम है, सब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे मानो 1s का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मतलब 1s का कुछ ऐसे होता है, एक डब्बा होता है इसमें। 2s में भी मतलब s वाले में एक डब्बा होता है, p वाले में 3 डब्बे होते हैं, डी वाले में 5 डब्बे होते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसको। ये समझ गए लोग, ऐसे समझ गए लोग? यस ठीक है, सर। आगे मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था, हाँ देखो, जो सबसेल है ना, अगर L की वैल्यू 0 होगी, तो सबसेल की वैल्यू S होगी, सबसेल का जो नाम होगा वो S होगा। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो सबसेल का जो नाम होगा P होगा। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो सबसेल का नाम होगा D होगा। अगर L की वैल्यू 3 होगी तो सबसेल का नाम F होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? इतना पता चला आप लोग को? सर 1 क्यों नहीं लिखा है इसके लिए? क्या किसके लिए? 1 क्यों नहीं लिखा? किसके लिए? S किसके के लिए? क्या? S ये ऑप्शन के लिए। जीरो से ही स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है। सर एफ के आगे भी होते हैं? हाँ, एफ के आगे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं पड़ा अभी तक, हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, जरूरत के हिसाब से तो हम आगे बढ़ेंगे। अरे यार हिमांशु भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के घर में पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो सबसे कहाँ से बताओ? अगर कोई पूछ दे घर क्या होता है, तो मैं घर के बारे में क्या बताऊंगा भाई? जिसमें इंसान रहते हैं, यही तो बोलूंगा ना, या फिर इसके अलावा क्या बोल सकता हूँ मैं? आप लोग बताओ। ठीक है, तो अगर L बराबर 0 हुआ तो उसको हम लोग S बोलेंगे, L बराबर P हुआ तो इसको हम लोग D बोलेंगे, अगर L बराबर 3 होगा, L स्टैंड फॉर, यार मैं ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैं अब क्वांटम नंबर को जोड़ रहा हूं मैं। अगर L की वैल्यू 0 हुई तो इसको S बोलते हैं, L की वैल्यू 1 हुई तो इसको P बोलते हैं, L की वैल्यू आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे यार, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। L की वैल्यू 3 हुई तो इसको F बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लग रहा है। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब मैं बोलता हूँ शेप की बात करता हूँ, शेप की। अगर मानिए कोई मेरे से पूछ देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो n बराबर 5 है, तो L बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 तक हो सकता है, यानी कि 0 से n-1 तक हो सकता है। अगर कोई बोल दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो L की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? तो 0 से n-1 तक हो सकती है। अगर कोई बोल दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और L की वैल्यू 6 है, तो क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? 3 हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू 4 दी हुई है। समझ रहे हो यार? यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? अगर n की वैल्यू 3 दे दिया तो L की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है यार, 3 कभी नहीं हो सकती, ना ही 3 से ऊपर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। समझ गए? आओ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ शेप क्या बोलते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल देखते हैं, या फिर एक बार और देख लेते हैं। जैसे मानो एस सबसेल है ना, एस सबसेल, तो एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है कुछ ऐसे होता है। जो पी सबसेल है ना, इसका ऑर्बिटल कुछ ऐसे होता है। और जो डी सबसेल है ना, उसका कुछ ऐसे होता है, डी सबसेल कुछ ऐसे होता है। सर हम सबशेल्स को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से शो नहीं कर रहे यार, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा, ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन का, समझो घर है ये, हम शो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन का घर बना रहे हैं।
आपका घर किसी और तरीके से होगा, मेरा घर किसी और तरीके से होगा, तो हम लोग बस इलेक्ट्रॉन जगह बना रहे हैं। एफ की बात करें तो एफ में 7 होगा। यार ऑड नंबर जो है ना, ऑड नंबर से कर लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले वाले में एस वाले में 1 होगा, पी वाले में 3 होगा, डी वाले में कितना होगा 5 होगा, और एफ वाले में 7 होगा। अब हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हर एक डब्बे को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। हर एक डब्बे को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल बोलेंगे। जो पी सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 7 ऑर्बिटल है। अब एक जो बॉक्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पी वाले में कितने रहेंगे? 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पी सबसेल में। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी सबसेल में कितने रह सकते हैं? कोई बताएगा? 10 रह सकता है। 10 2 2 2 2 2 10 रह सकता है। एफ सबसेल में कितना? 2 2 14 2 एंड 2, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप लोग को समझ आया? समझ आया? मैं बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर आपने मतलब जब पीछे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाया था तो उसमें आपने कहा था n इक्वल्स टू 3 शेल में हमारे 3s 3p और 3d रहेंगे, उसमें सर सिर्फ 3s और 3p नहीं होना चाहिए? कहाँ पे मैं बात कर रहा, दिखाओ किसकी बात कर सर रहे जो आपने सबसे पहले आपने प्रिंसिपल क्वांटम समझाया था। हो? यार कहाँ पे ऐसा कुछ बोला था यार? क्या बोला था यार कुछ? सर आपने कहा था मतलब जो हमारा m शेल है उस ये रहा सर, ये रहा। हाँ देखो देखो, ये रहा, ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है। आप लोग क्लास 9th या 8 में पढ़े होंगे कि जो पहला सेल है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले सेल में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे आप लोग पढ़े ना? आप लोग Yes, पढ़े sir. होंगे ना? ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जो पहला सेल है, पहले सेल को हम किससे डिनोट किया? 1s से डिनोट किया। और 1s में s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब बात आई दूसरे सेल की। तो दूसरे सेल में s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और p वाले में कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। यानी कि दूसरे सेल में टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। बता दो यार। तीसरे वाले में 18, तीसरे वाले में हम लोग 18 भर सकते हैं। 18 टोटल 18 भर सकते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में देख लो, तीसरे वाले में देख लो यार। एस वाले में कितना भर सकता हूँ मैं? 2 भर सकता हूँ। पी वाले में कितना भर सकता हूँ? 6 भर सकता हूँ। और डी वाले में कितना भर सकता हूँ? 10 भर सकता हूँ। तो टोटल कितना हुआ? 2 6 एंड 10 कितना हुआ? 18 हुआ। यानी तीसरे वाले सेल में 18। हाँ बताओ। सर लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें पीरियड 3 में तो 8 ही एलिमेंट होते हैं, तो मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना थर्ड शेल में। अरे हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन भरने की बात कर रहे हैं ना। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए वो तो पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा मैं बस इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग। समझ गए? यस सर। ठीक है, वो तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे यार। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं बात करूँ एस ऑर्बिटल की, ये स्फीयर जैसे होता है, गोले जैसे होता है, गोले जैसे। फिर मैं बात करूँ पी की, पी ऑर्बिटल की, ये डम्बल जैसे होता है, डम्बल जैसे, डमरू जैसे होता है, ठीक है। मैं बात करूँ, देखो यार एक चीज और बताता हूँ मैं। ये जो पी सबसेल है ना, पी सबसेल है, इसके 3 ऑर्बिटल हैं। इसके 3 ऑर्बिटल हैं। इस ऑर्बिटल को, हर एक ऑर्बिटल को ना हम लोग पी एक्स बोलेंगे ऑर्बिटल, हेलो। पी वाई वो ऑर्बिटल बोलेंगे, एंड पी जेड ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। मानो इस ऑर्बिटल को हमने पी एक्स बोल दिया तो इसको पी वाई बोलेंगे और इसको पी जेड बोलेंगे। एस और एस सबसेल को ना हम लोग एस ऑर्बिटल भी बोलते हैं। डी सबसेल को क्या बोलते हैं? डी का भी नाम है अलग अलग, डी का भी नाम है अलग अलग, डी का भी अलग अलग नाम है, ठीक है। समझ गए? जैसे डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया। आप लोग पढ़े होंगे शायद यार, आप लोग पढ़े होंगे शायद। ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग स्कूल में पढ़ोगे, या फिर जब मैं रेगुलर क्लास पढ़ाऊंगा फिर उसमें बताऊंगा। ये बाद में बताऊंगा कृष्णा, रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम में, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ाना है आप लोग को, कम टाइम में ज्यादा। पी वाई जेड हो जाएगा ना? क्या? पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। अब देखो एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस ऐसे होता है, गोले जैसे होता है, स्फीयर जैसे होता है। पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ऐसे डमरू जैसे होता है, डंबल जैसे होता है। और जो डी ऑर्बिटल है उसका स्ट्रक्चर डबल डंबल जैसे होता है, यानी जैसे लगता है डबल डमरू है। समझ गए? समझ गए आप लोग? हाँ बताओ, बता दो यार।
सर ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे मतलब सेल का घर हो गया। मैं हाँ इलेक्ट्रो घर ही समझो, अरे रूम समझो ना, रूम। देखो सबसेल का क्या मतलब हुआ, सबसेल का मतलब घर हो गया। तो घर में 3 रूम है, अगर मैं पी की बात करूं तो यहाँ पे हो गया, क्या बोलते हैं, ये हो गया ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल हो गया ये। ऑर्बिटल को तुम लोग रूम समझ लो। अब इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेड समझ लो, एक बेड ये है, एक बेड ये है। यस समझ सर, रहे हो यार, समझ गए? यस सर। हाँ एकदम ध्यान से समझो यार, तुम लोग आपस में कंफ्यूज हो जा रहे हो, ऐसे नहीं कंफ्यूज होते हैं। सर एफ देखो की शेप क्या है? क्या, एफ की ऐप का शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपके भी बुक में नहीं है, मुझे लग रहा नहीं होगा आपके बुक में। सर फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता होगा? क्या ऑर्बिटल में कैसे रिवॉल्व करता होगा? क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता होगा? जैसे शेप आपने डबल डंबल बनाई तो उसमें रिवॉल्व कैसे करता होगा? अरे उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे। अरे तू आप बताओ, जैसे मानो ये पृथ्वी है, अर्थ है हमारा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसे, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये आपस में भी एक चक्कर लगा रहा है, आपस में भी ऐसे रोटेट कर रहा है और फिर ऐसे भी चक्कर लगा रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता ऐसे? ये इसी मॉडल को तो देख के बनाया गया है यार। मैं स्टार्टिंग में आप लोग को इसलिए तो ये बनाया हूँ, सोलर सिस्टम हल्का सा बताया था ना, मतलब ऐसे कुछ। आखिर ये बताओ, ये हमारा अर्थ भी तो एक अपने राउंड अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और फिर सूर्य का भी चक्कर लगाता है, नहीं डबल वर्क करता है एक साथ। इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही करता है, आप लोग जब बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे ना, वहां पे एनएमआर होता है, इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे होता है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है और किसका, न्यूक्लियस का भी चक्कर लगाता है, समझ? हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हो यार? सर एक बार शेप दिखा दो। किसका? अच्छा शेप, अरे शेप क्या यार, अपने बुक से पढ़ लेना यार, मैं बस ओवरऑल बता रहा हूँ, बुक से पढ़ लेना। ओके सर। ठीक है, अब बात आई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है, यह क्या बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये बहुत ही मस्त बात बताता है, यह ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है, यह ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, यानी कैसे है वो। ठीक है, अगर मानो कोई मुझे पूछ दिया, सर आई थिंक यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड, नहीं अरे यार कभी कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। देखो किस बात का फ्रस्ट्रेटेड है यार देखो क्या होता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन को बताता है। पहली बात, अगर कोई मेरे से पूछ दे अगर L की वैल्यू 5 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन जनरली आता है। मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूँ L M क्या होता है। L तो आप लोग जानते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर, M जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आप लोग बस क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो M बराबर क्या होता है 2L + 1। अगर L की वैल्यू 5 हो गई तो M की वैल्यू कितनी होगी 2 × 5 + 1 यानी कि 11 होगा। ठीक है, अब देखो कोई बोल दिया L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा 2 × 2 + 1। आओ बताते हैं ये कैसे होता है। जो M की वैल्यू होती है, M की वैल्यू होती है -L से +L तक होता है, -L से प्लस होता है। आओ हम देखते हैं, अगर मानो L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो L की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ, D हुआ। D सबसेल हुआ ना, बताओ यार D सबसेल हुआ ना, L बराबर 2 का मतलब मैंने बताया था डी सबसेल हुआ। और डी सबसेल को हम लोग 5 डब्बों से दर्शा, 5 डब्बे ऐसे बनाते हैं, 5 डब्बे डी सबसेल के लिए, 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये बोला जब L बराबर 2 तो M बराबर क्या, M बराबर क्या है, तो M का -L से +L तक जाता है, यानी -2 -1 0 +1 +2 ऐसे होगा ना। 5 हो गए ना ऐसे, 5 हो गए ना यार ऐसे। अब देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे -2 लिख देंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 +1 +2 ऐसे लिख देंगे। ओरिएंटेशन मतलब यार वो कैसे दिखता है यार, मानो देखो यार ये बुर्ज खलीफा मानो यार, ये हमारा ट्विन टावर है जो नोएडा में गिरा था, और ये हमारा बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा तिरछा होता है ना, थोड़ा सा तिरछा है ना अपने एक्सिस से, आप लोग को शायद पता होगा, बुर्ज खलीफा नाम सुना होगा, थोड़ा सा एक्सिस से अपने तिरछा झुका हुआ। ये ओरिएंटेशन हो गया यार, ये कैसे हवा में दिख रहा है, कैसे हवा में है ये,
स्लो रोटेशन किसे कहते हैं? क्या? अरे यार अगर मानो, ठीक है एक चीज बता रहा हूँ, अगर मानो कोई चीज हवा में है, जैसे मानो कोई चीज हवा में है ऐसे, ये मानो मैं ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ऑर्बिटल बना रहा हूँ, तो ऑर्बिटल ऐसे भी हो सकता है। अरे अपना माइक बंद कर लो यार। ऑर्बिटल ऐसे भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन अलग है, ये क्योंकि कुछ ऐसे है, इसका ओरिएंटेशन कुछ अलग है, ऐसे है, समझ गए? यार बोल दो यार। ठीक है आगे मैं चलता हूँ, आप लोग को इतना पता चल गया होगा क्या है। मैं बताता हूँ, बोहर मॉडल बताता हूँ जल्दी से, बोहर मॉडल। सर हाँ सर आपने सेल बताया अभी -2 -1 0, ये हाँ, सर -2 -1 कैसे आ गया सर? अरे आया नहीं, मैं बस यार एक तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बस नाम है इसका, बस इतना जान लो। ये अभी ये रेगुलर क्लासेस में सब समझना ना, ये मैं बस बता रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, कुछ बताया नहीं, बस मैं ये बताया कि हाँ होता है। ये एक क्लास में सब कैसे पॉसिबल है यार, बता देना, आप खुद बताओ। नहीं समझे? नहीं सर। अगर देखो, अगर L की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब क्या हुआ, p ऑर्बिटल। p को 3 बॉक्स से हम ऐसे दिखाएंगे, 3 बॉक्स से, यस सर। 3 बॉक्स से, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक, यानी -1 0 1 ऐसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिख देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिख देंगे। स्कूल में नहीं पढ़े हो आप लोग? नहीं सर अभी बढ़िया से नहीं पढ़ाया मैं। तो मैं भी रेगुलर क्लास में ही बढ़िया से पढ़ाऊंगा। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस इन द सेंस रिवीजन करा रहा हूँ। अब आप लोग खुद बताओ यार, एक क्लास में कैसे सब पूरा हो पाएगा। बोहर मॉडल देखो, बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के कॉलेज स्कूल में बहुत ही ज्यादा पूछेगा। तो बोहर जो अंकल थे, बोहर अंकल ने क्या बोला था, सबसे पहले उन्होंने भी ऐसे लिया था, एटम लिया था, उन्होंने भी ऐसे एटम लिया था, ऐसे एटम लिया था, और उन्होंने क्या बोला था, बीच वाले के न्यूक्लियस बोला था, बीच वाले के न्यूक्लियस बोला था, और ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक चारों तरफ घूमता है। और पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। ये नहीं कि यार ये बीच में आके कूद के घूमने लगे, ऑर्बिट यहाँ पे है, ये नहीं कि यहाँ पे आके घूमने लगे, ये फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी फिक्स है, वेलोसिटी भी फिक्स है, ठीक है, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स है, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स है, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स है। अगर देखो, अगर वेलोसिटी और एनर्जी फिक्स नहीं होती ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके इसमें गिर जाता और पूरा गेम ही समाप्त हो जाता केमिस्ट्री का, पूरा गेम ही समाप्त हो जाता केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन, अब देखो यार, जैसे हमारा ये है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी की एनर्जी फिक्स है, पृथ्वी की वेलोसिटी भी फिक्स है, जो अर्थ है उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है, हर एक चीज इसका फिक्स है यार, ताकि वरना पता चले कि कभी जाके सूर्य भगवान से पास ही गिर जाए और हम लोग का गेम ही खत्म हो जाए सब। समझ गए ये लोग बात को, समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। दूसरा चीज बताता हूँ यस सर। आप लोग को दूसरा क्या, दूसरा चीज बताता हूँ। दूसरा क्या है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ये बना रहा हूँ मैं, फिर से मैं ये बना रहा हूँ। ये बताओ यार, मेरे क्लास में पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बस बोरिंग ऐसे फील हो रहा है? सर बहुत अमेजिंग, बहुत मस्त लग रहा है सर। मजा आ रहा है कि नहीं, या फिर बस ऐसे, क्योंकि एक क्लास में मैं कितना पढ़ाऊँ आप लोग को? अरे बड़ा मजा मजा आ रहा है सर, क्या बात है। अब देखो, अब क्या है ये, स्कूल में समझ नहीं आता, क्या? समझ आ रहा है क्या चीज? सर स्कूल की क्लास में समझ नहीं आता, आपकी क्लास में थोड़ा समझ आ रहा है। देखो देखो अब क्या होता है, फिर से मैंने ये बोहर का ही मैं बता रहा हूँ, बोहर जो अंकल बोले थे उन्हीं का मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला था, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, मानो समझे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बना दिया, एक मैंने, अरे थॉमस मॉडल यार बुक से पढ़ लेना यार, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। आप बताओ मैं 20 मिनट में क्या बताऊंगा आप लोग को? अच्छा आप लोग जो भी है डिलीटेड आप लोग समझ लीजिएगा। देखो समझो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको बाहर से, ये इन्होंने इस मॉडल को, इस टॉपिक को क्या बोला था, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन बोला था। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का क्या मतलब हुआ यार, समझो ये, समझो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का क्या मतलब हुआ। बाहर से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, बाहर से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और ऊपर चला गया,
इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ऊपर चला गया। ये देखो बोर मॉडल का ले लो। अरे क्या इसका स्क्रीनशॉट लोगे यार, बस समझ लो ना, समझ लो यार हिमांशु, कुछ नहीं है इसमें। मैंने क्या लिख दिया इसमें कि आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका। देखो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का मतलब समझो, समझो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने बाहर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर में चला गया, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चला गया। तो क्या हुआ यार, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी ये कूद के ऊपर चला गया, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, समझो ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। फिर से जब इसके पास एनर्जी लूज हुई, इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं, इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं। जब अगर मानो आपके पास कुछ पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, बाहर जाओगे, दोस्तों के साथ उड़ाओगे, यानी एक्साइट हो गए ज्यादा। लेकिन क्या हो गया, फिर से आप लोग के पास पैसा खत्म हो गया, फिर भी एक्साइट होंगे, आना तो घर पे ही है, आना तो घर पे ही है, फिर से इलेक्ट्रॉन वहीं पे आ गया। अब देखो हुआ क्या, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि सभी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, सभी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है। तो हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो इसकी भी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा, दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा कुछ ऐसे ही, E2 माइनस E1 बराबर एच में। एच को आप लोग जानते हो क्या होता है, मानो E2 का क्या बोला, E2 वाला ये वाला बोल दिया, ऊपर गया तो इसकी एनर्जी फिक्स है यहाँ पे होगी, नीचे आया तो इसकी एनर्जी फिक्स है यहाँ पे होगी। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी इसके बीच की एनर्जी मुझे पता चल गई। एच का मतलब क्या हुआ, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और म्यू का मतलब क्या हुआ यार, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, समझ गए आप लोग, समझ गए क्या मतलब है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो की हाँ एनर्जी निकली नहीं, क्या, बीच की एनर्जी निकली है ना। हाँ बीच की एनर्जी है, पता चल गया। अब देखो इससे ये पता चलता है ना, मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया, इसकी एनर्जी पता चल गई, तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सेल में गया है। अगर मानो यहाँ से तीसरे वाले सेल में गया है, इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा होगी, मुझे पता चल जाएगा यार कि ये तीसरे वाले सेल में घुसा है, ठीक है, पता चल जाएगा इससे कौन से सेल में घुसा है। अब देखो यार, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, बोहर अंकल ने एक और चीज बोला था। उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और जो रेडियस है, मानो इसी को तो रेडियस बोलते हैं यार, न्यूक्लियस से जो इसके बीच की दूरी है, इसी को तो रेडियस बोलते हैं। और इस रेडियस का जब काफी अच्छे से पढ़ाई किया, काफी अच्छे से रिसर्च किया, तो उन्होंने ये पता किया वो h बाई 2 पाई के बराबर होता है। और यहाँ पे उन्होंने n डाल दिया, n का मतलब क्वांटाइज है, n का मतलब क्वांटाइज है, यानी क्वांटाइज का मतलब 1 2 3, यानी जिस ऑर्बिट में क्वांटाइज है। ये नहीं कि 1.2 कर लो या फिर 2.3 कर लो, एक अच्छा से नंबर में 1 2 3 में, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी अभी बताएंगे यार, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत ने ये बोला था, ठीक है। और जब उन्होंने क्या किया था, मास का वेलोसिटी का और रेडियस का जब मल्टीप्लाई किया, तो उन्होंने ये देखा कि NH बाई 2 पाई के बराबर होता है। और MVR को उन्होंने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम, तो उन्होंने क्या बोल रहा था, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस में अगर चक्कर लगाता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH बाई के 2 पाई के बराबर होता है, यानी क्वांटाइज होता है, ठीक है, समझ गए। व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सप्लेन अगेन। अभी बताता हूँ यार वेलोसिटी का मतलब क्या है यार। अगर मानो ये है इलेक्ट्रॉन है, कितने की स्पीड से घूम रहा है, इसी को तो वेलोसिटी बोलेंगे ना, या फिर और भी कुछ है। सर इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला सर। अरे एंगुलर मोमेंटम, देखो किसी चीज का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पता चला। हम लोग अगर मानो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारा जो भी नाम हो, एक्स नाम हो समझो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुबह से कम 10 दिन तुम्हारे घर के पास रहूंगा, मैं पता करूंगा तुम कब स्कूल जाते हो, कब खाना खाते हो, कब रिटर्न आते हो, कितने की स्पीड से चलते हो, कौन सा फोन चलाते हो, ये हर एक चीज तुम्हारे बारे में जानूंगा। तो हम भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं हर एक चीज। अब देखो अब क्या हुआ, हो गया। अब काफी अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लो तुम लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला में क्या है, सबसे पहले नोट कर लो रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग इक्वेशन। तो रेडबर्ग इक्वेशन क्या होता है, 1 बाई लेम्डा इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। देखो मैं इसी में बताता हूँ क्या होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो क्या किया,
ये कुछ रेडिएशन इमिट किया, रेडिएशन कुछ इमिट किया, और जब कोई भी रेडिएशन इमिट होता है तो उसका वेवलेंथ भी होता है। रेडिएशन ऐसे होता है, उसका वेवलेंथ भी होता है, उसका वेवलेंथ भी होता है। तो इस वेवलेंथ को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वेवलेंथ को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और N2 N1 का क्या मतलब हुआ, किसी तीसरे सेल से दूसरे सेल में गया, या फिर किसी 10वें सेल से 5वें सेल में आया, ऐसे। समझ गए, समझ गए यार। Yes, sir. यस सर। यस सर। RH की वैल्यू क्या है, 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सर समझ कह गए रहे क्या? अब देखो यार, अब देखो क्या होता है, बोहर एनर्जी पे आ जाते हैं, बोहर मॉडल पे फिर से, बोहर मॉडल पे आ जाते हैं। बोहर मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, जो हर एक जो सेल का एनर्जी होता है, En जो होता है -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एटम होता है, एटम होता है। सर ये वैल्यू होती है क्या? -n की, क्या ये बोले? वैल्यू होती है -n की, -13.6 2 स्क्वायर अरे बाय। यार देखो, जैसे मानो क्या ये सेल है ना, अगर मेरे से कोई पूछ दे, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन की, ठीक है, अगर बोल दे कार्बन का जो सेकेंड ऑर्बिट है उसका एनर्जी बता दो, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का जेड कितना होता है, 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे जेड की जगह Yes, 6 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, और जो मैंने किसकी बात किया, मैंने सेकेंड ऑर्बिट की बात किया, तो एन की जगह क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा। तो आ तो जाएगा यार, इसकी जो सेकेंड ऑर्बिट की है उसकी एनर्जी तो आ तो जाएगी ना, यस सर, आ गया। आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैंने ये तो देख लिया, अब देखो, अब वेलोसिटी देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, क्या बता दो यार। देखो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो कुछ ऐसे होती है, 2.16 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, ये होता है मीटर सेकेंड में। अब देखो कैसे हुआ ये, अगर मानो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जो हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन में वैसे सेकेंड ऑर्बिट तक जाता नहीं, लेकिन फिर भी मैं एज बता दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा, 1 होगा, और एन की वैल्यू कितनी होगी, मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो ये कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, अब बात आई रेडियस कैसे निकालेंगे, ये मानो यहाँ से इसके बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस के लिए भी एक फॉर्मूला है, Rn = 0.529 n² बाई जेड, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में, समझ गए, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो मानो सर हाँ बताओ फॉर्मूला बुक दे रखा है, क्या, ये फॉर्मूला बुक में नहीं दे रखा है शायद। अरे होगा यार, जरूर होगा, बोहर मॉडल में तो सर ये फॉर्मूला है फॉर्मूला तो होगा है यार, सर ये फॉर्मूला। हाँ होगा जरूर, या फिर कभी कभी ना ये भी लिख देता है, 0.53 भी लिख देता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, ये राउंड ऑफ करके कर लिया, ठीक है। आओ बच्चों, आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ बताओ सर एक बार स्पेक्ट्रम समझा देना। क्या, स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम, अभी कुछ क्वेश्चन कर लो यार, वो देखो बड़े बड़े टॉपिक पे ना जाओ, अभी छोटा छोटा कुछ टॉपिक कर लो, अभी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, अभी तुम थ्योरी बता। हाँ वेलोसिटी क्या, सर वेलोसिटी को निकालने के लिए जो n जो लिया n = 2 क्यों लिया हमने? अरे यार किस ऑर्बिट में है, जिस ऑर्बिट, अरे मैंने टू कुछ नहीं लिया, मैं तो बस एग्जांपल बता रहा हूँ यार, जिस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट को लिख देना। अब ये मत करना कि हमेशा 2 लिख देना, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे, समझ गए, यस सर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, जल्दी से बताओ इसका आंसर। 3 है। ठीक है, मैक्सिमम ने 3 बताया, मैं भी इसी को यही बोलता हूँ। अब क्या है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। Orientation of the orbital. मैग्नेटिक का मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया था, मैग्नेटिक के बारे में मैंने ओरिएंटेशन बोला था, ठीक है। अब क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni3, अब इसको भी बताना पड़ेगा यार, बताओ, इसको भी बताना पड़ेगा।
कर लोगे ना यार, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना आप लोग? यस सर कर लेंगे। ठीक है यस सर कर कृष्णा, आप इंस्ट्रक्शन के सर बाद लेकिन वो सब सेल के अंदर करते हैं वो वाला बता दो। सब सेल के अंदर करते हैं, ठीक है मैं वो बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, फर्स्ट हमारे सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने सब सेल होते हैं, 1s होता है। सेकंड सेल में कितने होते हैं, 2s होता है और 2p होता है। थर्ड n में कितने होते हैं, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, और फोर्थ में कितना होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो कि यहाँ से एक एरो तीर मारो, यहाँ से ऐसे s पे तीर मारो, अब ऐसे करो। कितना प्यार है दोनों के बीच। अरे बंद कर दो यार माइक अपना, माइक बंद कर दो यार आप लोग अपना। ऐसे कुछ ऐसे तीर मारो इस पे, तीर मार लिया ऐसे। अब आप लोग बताओ सबसे पहला तीर किस पे लगा, 1s पे लगा, ठीक है। 1s पे। दूसरा तीर किस पे लगा, 2s पे लगा। तीसरा तीर किस पे लगा, 2p पे लगा। चौथा तीर किस पे लगा, 3s पे लगा। पांचवा 2p, छठा 4s और सातवां 3d, आठवां 4p। बस इतना तक ही करो। ये हो गया कुछ, इतना तक याद कर लो। आप लोग का 30 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 30 से ऊपर होगा। मेरा दिया हुआ 28 तक, ठीक है। अब देखो निकिल का कितना है एटॉमिक नंबर, 28 दिया हुआ है और इसने 3+ है। 3+ का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन गायब है। 3 इलेक्ट्रॉन, अरे यार 3 इलेक्ट्रॉन गायब है, प्लस का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन गायब है तो क्या होगा, Ni हमारा 25 होगा, 25 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमें इलेक्ट्रॉन ही भरना है, अब आप बताओ एक और चीज बताओ, ये हमारा सेल है, फिर से बताओ, देखो समझो ये मेरा पहला सेल है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरे में कितने होते हैं, 8। तीसरे में कितने होते हैं, 18, ठीक है। और चौथे में जो भी होगा। तो जो सबसे, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ना सेल को रिप्रेजेंट करता है, 3, और ये 3 है ना, ये भी सेल को रिप्रेजेंट करता है, 4 भी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे बाहरी वाले सेल से निकलेगा, उसके बाद अंदर, अगर बाहरी वाले सेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए फिर जाके अंदर वाले सेल से निकलेगा। समझ गए आप लोग, अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तब जाके अंदर वाले सेल से निकलेगा। तो आओ पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले भर लेते हैं। एस वाले में कितने भरते हैं, 2 भरते हैं। एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, एस में फिर से 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, एस में 2 भरते हैं, डी में कितना भरते हैं, 10 भरते हैं, अब पी में कितना भरते हैं, 6 भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ो कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड करो कितना हुआ, 2 4 10 12 18 20 36 हो गया, 36 तक। लेकिन हमें जरूरत कितना है, हमें जरूरत है ओनली 25 की, हमें जरूरत है 25 की। अब निकालते जाओ, ये 6 को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, बचा 30। अब क्या हुआ, अब मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले बाहरी वाले सेल से निकलेंगे, तो 4s से हटा दो, इससे हटा दो, 5 हो जाएगा ना। हाँ इससे हटा दो, इससे भी इलेक्ट्रॉन हटा दो, यानी बाहरी वाले सेल से मैंने निकाल दिया, इससे हटा दो। अब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 10 12 18 18 10 28। लेकिन हमें जरूरत कितना है, 25 की, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दो, यानी कि यहाँ पे 7 कर दो। समझ आया कि नहीं यार? सर अगर हम 3d5 लिख दे तो गलत हो जाएगा? क्यों 3d5 लिखोगे आप? सर क्योंकि वो मतलब 25 की जरूरत है ना। हमें 25 की जरूरत है। देखो यहाँ से क्या हुआ, Ni3+ का क्या मतलब हुआ, Ni3 का मतलब, Ni3+ का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप लोग पढ़ोगे ना सर। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना, इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले सेल से निकलेगा, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होंगे उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे कौन कौन से है, 4s है और 4p है, तो 4p की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें क्या जरूरत पड़ा, ओनली 4s तक का पड़ा, हमें जरूरत 4s तक का पड़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से ही निकलेगा भाई, सबसे बाहरी में तो यही है ना, तो 4s से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। बता दो यार सर। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 2 निकाल दिए। अब फिर बाकी बचा, अब उसके अंदर वाले सेल से निकालेंगे, तो अंदर वाले सेल में कौन बचा है, डी बचा है, डी से निकालेंगे। बोल दो यार सबको समझ आया कि नहीं?
यस सर। सबको सर, समझ आ गया? सबको समझ आ गया? सर यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को बताना पड़ता है, बताओ यार। तुम लोग इसका याद कर लेना, 24 एंड 29 का ये एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। ये बताओ यार, मेरे क्लास में एंजॉय आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, बहुत सर मजा आ रहा है। ओनली जॉय। क्योंकि मैं काफी बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी। मेरा काफी माउथ पेन हो रहा है, काफी तेज बोल बोल के, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पेज में क्या हुआ, लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस फॉर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या पूछ रहा है हमसे, रेडियस पूछ रहा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखे थे, आर एन इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में आंसर आया था। अब आप बताओ, इसने क्या बोला, थर्ड ऑर्बिट की बात किया है, और फिर उसने बात किया हाइड्रोजन की बात किया, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा, 0.529 इंटू, पहले बताओ थर्ड ऑर्बिट की बात किया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा, 1 होगा, और ये जितना भी आंसर आएगा हमारा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तुम्हें मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेना, मीटर में आ जाएगा, 4.761 जितना भी आ जाए। अरे यार ये डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है, इसमें क्या दोबारा बताऊं मैं, आप लोग खुद बताओ, इसमें दोबारा कुछ बताने के लिए बचा हुआ है नहीं? 4.761 एंगस्ट्रॉम। बताओ, किसी ने आंसर भी बता दिया, तुम बोले दोबारा बता दो। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे सभी कोई। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, गुड नाइट, आज के लिए सर बस सर इतना ही। सर 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 हाँ हाँ, सर नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंटिन्यू करोगे या थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराओगे? देखो मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आप लोग के लिए। सर ये third चैप्टर तो खत्म ही नहीं हुआ, क्या ये यार, चैप्टर लेकिन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। टाइम खत्म हो गया यार, मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है। सर नेक्स्ट क्लास आप ले लेना, लेकिन अभी तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ चैप्टर सर थोड़ी तो आ रहे हैं इसके। सर, थोड़ी अरे काफी है। स्पेक्ट्रम वगैरह और समझा देना थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्लास, अरे अभी देखो, अभी जैसे तुम लोग का एग्जाम खत्म होगा ना, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से यही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट सर चैप्टर एक्चुअली क्या है ना, केमिस्ट्री के सिर्फ 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो फिर आराम से करो, थोड़ा सा आराम से, मैं नहीं कहता पूरा आराम से। अरे देखो तुम लोग के वीक में 2 ही क्लास तो होते हैं ना केमिस्ट्री के। अच्छा हाँ हाँ तो आप बताओ मैं कैसे कितना आराम से कराऊं, ऐसे करूंगा ना। देखो जब फोर्थ क्लास, जब तुम लोग का टोटल 4 क्लास खत्म हो जाएंगे ना, जैसे मानो तुम लोग का कब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीक होगा ना, आप लोग जो चैप्टर बताओगे वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर केमिस्ट्री का पेपर भी तो शायद सबसे लेट ही है, 27 क्या, को। ठीक है, आप जो चैप्टर पढ़ाओगे, जो चैप्टर बताओगे वो चैप्टर आप लोग की डिमांड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो कुछ क्वेश्चन देख लो आप लोग, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, डिफाइन ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी का समझ लो, समझो कोई एक भिखारी है बहुत बड़ा, हर एक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हर एक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कुछ भी मिल रहा है एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं, हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन बहुत बड़ा दानी भी है, यानी कि हर एक रेडिएशन इमिट भी करता है, हर एक रेडिएशन इमिट भी करता है, इसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये देख, हाँ ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन। अब देखो सबसे पहले इसमें बात किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात किया है, और उसने बात किया हीलियम की बात किया है, और उसने बोला बामर क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन भी बात किया है हीलियम का। तो सबसे पहले आप लोग को रिडबर्ग कांस्टेंट बताया था, लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और क्या किया, ये बोला कि सेम वेवलेंथ, अगर मानो ये मैंने हाइड्रोजन के लिए, ये मैंने हीलियम के लिए लिया है, तो हाइड्रोजन के लिए भी सेम ले लेते हैं, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ दोनों का बराबर हो गया, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इसने क्या किया, इसने हीलियम के लिए n2 की वैल्यू दे दी हुई है और n1 की वैल्यू दे दी हुई है। अगर मैं इसको हीलियम मानता हूं तो क्या लिखूंगा, आर एस से आर एस सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। ये हमसे पूछा क्या, व्हाट ट्रांजिशन, हमसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है, इसका वैल्यू पूछा हुआ। तो सबसे पहले देखो आर एच से आर एस कैंसिल हो गया। अब हीलियम के लिए जेड क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और हीलियम के लिए n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और n2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, बराबर। सर वहाँ तो हीलियम प्लस लिखा है। हीलियम प्लस मतलब यार, तो ये हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो उसकी बात कर रहा है। लेकिन जेड का मतलब क्या हुआ, जेड का मतलब तो एटॉमिक नंबर हुआ ना, तो हीलियम प्लस हो या फिर, ठीक है, समझ रहे हो। सर यस सर। हाँ देखो यस सर। देखो
अब देखो ये हो गया हीलियम के बारे में, और ये हो गया, ये था हाइड्रोजन के बारे में। दोनों का मैंने वेवलेंथ बराबर कर दिया, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, 1 होगा। और इसके लिए ये पूछा ही है, इसको टोटली क्वेश्चन मार्क कर दो। आप लोग ये सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए यार? यस सर। ठीक है, फिर बाय 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 बाय। आप लोग रिमूव कर सकते हैं। बाय 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 बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।